गांव में तो सब जगह अकाल की परिस्थिति हो गई है। लगता नहीं है कि इस गांव में ज्यादा दिन रुकना उचित होगा। काम की तलाश में तो बाहर गांव में जाना ही पड़ेगा। रूपेश काम की तलाश में दूसरे गांव की ओर निकल पड़ता है। चलते चलते वह दिनेशपुर गांव में आ जाता है। वहां उसका रहने का कोई भी ठिकाना नहीं था और उसके पास कोई भी काम नहीं था। चलते चलते वह एक अमीर किसान जगत सेठ के पास पहुंच जाता है। सेठ जी, मैं रूपेश दूसरे गांव से आया हूँ। हमारे गांव में अकाल की परिस्थिति हो गई है। लोगों के तो खेत भी सूखे पड़े हैं। गांव में तो लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। अगर मुझे आपके पास कुछ काम मिल जाए तो आपकी बहुत ही कृपा होगी बड़े भाई। अरे अरे अरे, लगता है तुम्हारी हालत बहुत ही ज्यादा खस्ता हो गई है। ठीक है, वैसे मेरे पास एक काम तो है, पर लगता नहीं है कि तुम वो काम कर पाओगे। सेठ जी, आप चिंता ना करें, मुझे आप कोई भी काम दे सकते हैं। मैं वह काम पूरी मेहनत और ईमानदारी से करूँगा। अच्छा तो ठीक है रूपेश, तो तुम कान खोल कर सुन लो। मेरे पास 50 गाय और 50 भैंसे हैं। तुम्हें हर रोज उन जानवरों का गोबर निकालना होगा और रोज सुबह शाम उन्हें चारा पानी भी देना होगा। और महीने के आखिर में तुम्हें इस काम के 200 रुपये मिलेंगे। और हाँ, 2 वक्त का खाना भी हमारी तरफ से मुफ्त दिया जाएगा। बोलो, क्या तुम यह काम कर पाओगे? अरे बाप रे, 50 गाय और 50 भैंसों को संभालना इतना आसान काम नहीं है। पर मैं अब कुछ कर भी तो नहीं सकता हूँ, और ऊपर से सेठ जी 2 वक्त का खाना भी तो दे रहे हैं। ठीक है सेठ जी, मैं ये काम कर लूँगा, पर एक विनती है सेठ जी। हाँ बोलो रूपेश, क्या बात है? सेठ जी, अगर तुम्हें कोई समस्या ना हो तो मैं आपकी गौशाला में गायों के साथ सो सकता हूँ। सेठ जी, मैं इस गांव में नया हूँ और मेरा इस गांव में रहने का कोई ठिकाना नहीं है। जग्गू सेठ थोड़ी देर तक रूपेश को ऊपर से नीचे तक देखता है। थोड़ी देर देखने के बाद फिर उससे कहता है, ठीक है रूपेश, तुम गौशाला में रह सकते हो। जी धन्यवाद सेठ जी। तब से रूपेश गौशाला में रहकर अपना काम करने लगता है। वह रोज जल्दी उठकर गाय भैंसों का गोबर निकालने लगता है। उन्हें चारा भी देता था और समय पर पानी भी पिलाता था। हर रोज रूपेश अपना काम ईमानदारी और मेहनत से करता था। जगत सेठ को भी भूषण का काम बहुत ही ज्यादा पसंद आने लगता है, क्योंकि वह अपना काम बहुत ही ज्यादा सफाई से करता था। एक दिन जगत सेठ रूपेश को बुलाकर उससे बोलता है, रूपेश, मुझे तुम्हारा काम बहुत ही ज्यादा पसंद आया है। तुम गाय और भैंसों का बहुत ही अच्छे से ख्याल रख रहे हो, इसलिए दूध की गुणवत्ता भी बढ़ गई है और गाय पहले से ज्यादा दूध भी दे रही है। इसलिए मैं आज से ही तुम्हारी तनख्वाह बढ़ाकर पूरे 500 रुपये कर रहा हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सेठ जी। कुछ दिन ऐसे ही बीतने लगते हैं। रूपेश जगत सेठ के पास बहुत ही मेहनत और ईमानदारी से काम करता है। धीरे धीरे रूपेश के पास अच्छा खासा रुपया जमा हो जाता है, जिससे वह छोटा सा रहने लायक एक कुटिया बनवा लेता है। अरे रे रे रे, उस गौशाला में सोकर तो नाक से गोबर की गंध अभी तक नहीं जा रही है। अब आखिरकार मुझे अपने घर में चैन से सोने को तो मिलेगा। तब से रूपेश जगत सेठ के पास गौशाला में काम करने के लिए आता और 2 वक्त का खाना खाकर और अपने घर सोने के लिए चला जाता था। कई साल ऐसे ही बीत जाते हैं।
रूपेश की मेहनत के कारण उसके पास अच्छा खासा रुपया जमा हो जाता है। एक दिन रूपेश जगत सेठ से कहता है, सेठ जी, आजकल गांव में चोरी की समस्या बहुत ही बढ़ गई है और मेरे पास कुछ धन भी जमा है। मैंने अपने घर में रखे हुए हैं, पर मुझे उन पैसों की चोरी की चिंता लग रही है। आपको तो पता है सेठ जी, मैं दिन भर आप ही के पास काम करता हूँ और सिर्फ रात को ही घर सोने के लिए जाता हूँ। इसलिए मुझे रोज उन पैसों की चोरी की चिंता सताती है। हाँ रूपेश, तुम बात तो बिल्कुल सही कह रहे हो। आए दिन गांव में नए नए चोरी के किस्से सामने आ रहे हैं और दिन भर तो तुम्हारा घर खाली ही रहता है, तो चोरी की संभावना तो जरूर है। जगत सेठ थोड़ी देर सोचता है और फिर रूपेश से कहता है, देखो रूपेश, ऐसे समय में तो गांव में एक ही जगह है जहां पर तुम्हारा धन सुरक्षित रह सकता है, और वो है इस गांव के जमींदार का घर। हाँ रूपेश, इस गांव के जमींदार बहुत ही ईमानदार और दयालु हैं। ऐसा मैंने कुछ लोगों से सुना है और उनके घर पर पहरेदार भी बहुत सारे हैं, तो चोरी होने की संभावना बहुत ही कम है। तुम अपने पैसे उनके पास रख सकते हो। अच्छा, ऐसा है क्या सेठ जी? ठीक है, फिर मैं आज ही जमींदार जी से मिलकर बात करता हूँ और उन्हें अपनी समस्या बताता हूँ। उस दिन रूपेश जमींदार जी के घर उनसे बात करने के लिए जाता है। ए लड़के, यहीं रुको, कहाँ अंदर आए जा रहे हो? जी, मुझे जमींदार जी से मिलना है। मुझे उनसे कुछ काम है। क्या काम है तुमको? मुझे जरा बताओ। जी, मुझे कुछ पैसे रखवाने थे उनके पास, यही काम के लिए आया था मैं। अच्छा ठीक है, तुम अंदर जा सकते हो। नमस्कार जमींदार जी, मैं रूपेश जगत सेठ के यहाँ काम करता हूँ। कुछ साल पहले ही मैं इस गांव में आया हूँ। अच्छा रूपेश, बोलो क्या बात है और तुम्हारा क्या काम है मेरे पास? जमींदार जी, मैं सालों से जगत सेठ के यहाँ काम कर रहा हूँ और मैंने कुछ रुपए भी जमा कर लिए हैं, पर बात यह है कि गांव में चोरी की समस्या बहुत ज्यादा बढ़ गई है, तो मुझे अपने रुपये घर में रखने से डर लग रहा है। अच्छा, तो कितने रुपये जमा किए हैं तुमने? जमींदार जी, ये ही कोई 5 से 6 हजार रुपये होंगे मेरे पास। वाह, यह तो बहुत बड़ी रकम है। मैंने आपकी ईमानदारी के बारे में लोगों से बहुत सुना है, इसलिए मैं अपनी रकम आपके पास कुछ वक्त के लिए रखने आया हूँ। हाँ रूपेश, तुमने बिल्कुल सही सुना है। तुम्हारी रकम मेरे पास पूरी तरह से सुरक्षित रहेगी। तुम अब इन पैसों की चिंता ही छोड़ दो, मैं सब देख लूँगा। रूपेश अपने पैसों की थैली जमींदार को दे देता है। यह पूरे 5,800 रुपये हैं, नहीं तो आप गिन कर देख लीजिए। अरे गिनने की क्या जरूरत है, तुम तो जगत सेठ के आदमी हो, मुझे तो तुम पर पूरा विश्वास है। जमींदार जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मुझे चोरों का कोई भी डर नहीं है, क्योंकि मेरे पैसे अब सुरक्षित हाथों में हैं। अरे रूपेश, कोई बात नहीं, धन्यवाद तो मुझे बोलना चाहिए, जो तुम मेरे पास आए अपने पैसे रखने के लिए। रूपेश अपने पैसे जमींदार को देकर अपने घर चला जाता है। हाँ रूपेश, तुम्हारे पैसे तो मेरे हाथों में ही अच्छे लगते हैं। ऐसे ही रूपेश ईमानदारी और मेहनत से जगत सेठ के यहाँ काम कर रहा था। देखते ही देखते 2 साल ऐसे ही बीत जाते हैं। एक दिन रूपेश सोचता है, अब बहुत साल हो गए हैं,
जगत सेठ के यहाँ काम करते करते। वैसे सेठ जी तो बहुत ही अच्छे इंसान हैं, पर सोच रहा हूँ खुद की जमीन लेकर उस पर मेहनत करूँ, तभी मैं बड़ा आदमी बन सकता हूँ। अब जो मेरे पास थोड़े कुछ पैसे हैं और जो जमींदार जी के पास कुछ पैसे संभालने के लिए दिए हैं, वो जमा करके थोड़ी जमीन खरीद लूंगा। आज ही जमींदार से मिलने जाता हूँ और अपने रुपये मांगता हूँ। यह सोचकर रूपेश जमींदार जी के घर चला जाता है। जमींदार जी, मैं अपने पैसे वापस लेने के लिए आया हूँ। आपके पास मैंने 5,800 रुपये दिए थे संभालने के लिए। अरे भाई साहब, मैंने आपको पहचाना नहीं, वैसे कौन हो आप? अरे जमींदार जी, मैं रूपेश हूँ। पिछले साल मैंने आपको पैसे संभालने के लिए दिए थे, याद आया तुम्हें कुछ? अरे भाई साहब, मेरे पास कितने लोग आते जाते रहते हैं पैसे रखने के लिए, और सभी के पास तो मेरा अच्छा व्यवहार होता है। वैसे आपके पास कोई कागजात है क्या? क्योंकि मैं तो हर व्यक्ति से कागज पर ही व्यवहार करता हूँ। किसने कितने पैसे दिए, किसने कितने पैसे रखे हैं, सबका व्यवहार रहता है मेरे पास। जमींदार जी, यह आप क्या बात कर रहे हैं? आपकी ईमानदारी देखकर ही मैंने आपके पास पैसे दिए थे संभालने के लिए, और आप ही ऐसी बातें कर रहे हैं। कृपया करके मेरे पैसे मुझे वापस दे दीजिए। हाँ रूपेश, मैं तो ईमानदारी से ही काम करता हूँ, इसलिए ही तो मैं तुमसे डॉक्यूमेंट्स मांग रहा हूँ। क्या तुम्हें पता नहीं, जब किसी से पैसे का व्यवहार करते हैं तो तुम्हें स्टाम्प पेपर पर लिख कर देना पड़ता है। यह बात तो तुम किसी से भी पूछ सकते हो। नहीं जमींदार जी, मैं आपके पैर पड़ता हूँ, कृपया करके मेरे पैसे लौटा दीजिए। बड़ी मेहनत से मैंने वह पैसे जमा किए थे, मुझ पर आप ऐसा अन्याय ना करें जमींदार जी। अरे क्या यह झूठ मूठ का रोना धोना लगाया है तूने? लगता है तुम ढोंगी हो और मेरी ईमानदारी पर उंगली उठा रहे हो, और मेरे भोलेपन का फायदा उठाकर मुझसे यह रुपये लेने आए हो। रुक, तुझे अभी सबक सिखाता हूँ। जमींदार अपने आदमियों को बुलाकर रूपेश की पिटाई करने के लिए कहता है। इसे तब तक मारो जब तक कि यह बेहोश ना हो जाए। इस 2 कौड़ी के आदमी ने मेरी ईमानदारी पर जो सवाल उठाया है, इसे मारते रहो, छोड़ना मत। जमींदार के आदमी रूपेश को डंडे से खूब मारते हैं और फिर रूपेश अपने दुखी मन से अपने घर आ जाता है। रूपेश के शरीर पर घाव के निशान स्पष्ट दिखाई दे रहे थे। 2 दिन से रूपेश जगत सेठ के यहाँ काम करने के लिए भी नहीं जा पाता है। जगत सेठ रूपेश से मिलने के लिए उसके घर चले जाते हैं और वह देखते हैं कि रूपेश खाट पर सो रहा था और बड़ा ही चिंता में नजर आ रहा था। रूपेश भाई, तुम 2 दिन से काम पर क्यों नहीं आए? क्या हुआ है भाई? तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? कुछ समस्या है क्या? अरे सेठ जी, आप खुद यहाँ आए हो, आप खबर भिजवा देते तो मैं खुद ही चला आता। अरे रूपेश, कोई बात नहीं, तुम्हें देखकर लगता है कि तुम बीमार हो। क्या हुआ है तुम्हें? जगत सेठ, क्या बताऊं अब तुम्हें? जिस जमींदार के पास पिछली साल मैंने अपने पैसे संभालने के लिए दिए थे, वो आज मुझे पैसे वापस नहीं करना चाहता। वह लोगों को ठग रहा है। जब मैं बाद में गिड़गिड़ाने शुरू किया तो उसने डंडे से मार मार कर मेरी पिटाई करवा दी और मुझे वहां से धक्के मारकर निकाल दिया। अरे बाप रे, ये तो बड़ा ही गंभीर विषय है। मैंने तो जमींदार के बारे में अच्छा ही सुना था और मुझे भी नहीं पता था कि वह इंसान इतना गिरा हुआ है। तभी तो मैं सोचूं
हर साल उसकी संपत्ति इतनी ज्यादा कैसे बढ़ रही है? मुझे माफ कर दो रूपेश, मैंने ही तुम्हें जमींदार के पास जाने के लिए बोला था। गलती तो इसमें मेरी ही है। नहीं सेठ जी, आप तो मेरा अच्छा ही सोच रहे थे। ये तो उस जमींदार का लालच है। अब लगता नहीं है कि मेरे पैसे उस जमींदार से वापस मिलेंगे भी। रूपेश, मेरे पास एक तरकीब है जिससे मैं तुम्हारे पैसे वापस दिला सकता हूँ। जगत सेठ रूपेश के कान में सारी तरकीब बता देता है। ठीक है सेठ जी, हे ऊपर वाले, यह तरकीब कामयाब होने दीजिए। अगले दिन जगत सेठ बहुत सारे पैसे एक सूटकेस में भरकर खुद जमींदार के पास चला जाता है। अरे अरे जगत सेठ, आज आप खुद यहाँ? बोलो भाई, इस गरीब के घर कैसे आना हुआ? हमारा तो यह सौभाग्य है कि आप जैसे धनी आदमी के चरण हमारे घर में लगे हैं। नमस्ते जमींदार जी। अरे जमींदार जी, आप तो मुझे अब लज्जित कर रहे हैं। वैसे मैं कुछ महीने के लिए दूसरे राज्य में व्यापार करने के लिए जा रहा हूँ। मैं ये लगभग 50,000 रुपये लाया हूँ। मुझे यह डर है कि कहीं ये पैसे चोरी ना हो जाएं। क्या आप मेरे सारे पैसे संभाल कर रख सकते हैं? आपके सिवा इस गांव में मैं और किसी पर भरोसा नहीं कर सकता। अरे जगत सेठ, ये भी कोई पूछने की बात है? मेरे पास तो आपके पैसे बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे। आप निश्चित होकर व्यापार करने के लिए जा सकते हैं। इस बार तो बड़ी मछली हाथ लगी है। बार बार ऐसा मौका नहीं मिलता है। भारी माल हाथ लगने वाला है। तभी वहाँ रूपेश आ जाता है। अरे रूपेश, तुम अच्छा हुआ तुम यहाँ आ गए। मैं तुम्हारे पास ही आने वाला था। मुझे माफ करना रूपेश, उस दिन मैं तुम्हें पहचान नहीं पाया था। इतने सारे लोग मेरे पास आते हैं, मुझे जरा परेशानी होती है, पर मैं अपनी बातों का बड़ा ही पक्का आदमी हूँ। हाँ रुको, मैं तुम्हारे सारे पैसे अभी देता हूँ। जमींदार रूपेश के सारे पैसे वापस लौटा देता है। माफ करना रूपेश, मेरे आदमियों ने तुम्हारे साथ बहुत ही ज्यादा बदतमीजी की। मैं आज के आज ही उनको काम से निकालता हूँ। रूपेश बिना कुछ बोले वहाँ से चला जाता है। अरे क्या बात है जमींदार जी, आप तो अपनी बातों के बहुत ही पक्के आदमी हैं। तो ठीक है, मैं अपने सारे पैसे आपके पास रख सकता हूँ। जगत सेठ इतना बोल ही रहा था कि तभी वहाँ जगत सेठ का आदमी वहाँ आ जाता है। मालिक, अब आपको बाहर के राज्य में जाने की कोई भी जरूरत नहीं है। अभी अभी व्यापारियों का संदेश आया है और उसने कहा वह खुद हमारे गांव आ रहे हैं। अरे ये तो बहुत ही बढ़िया बात हुई। अब मुझे इतनी दूर नहीं जाना पड़ेगा। सुन रहे हो जमींदार जी, व्यापारी यहाँ आ रहे हैं। ये नहीं लगता है कि पैसा आपके पास रखने का कोई मतलब होगा। चलो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने कम से कम इतनी ईमानदारी तो दिखाई। हाँ, पर अगली बार आपके पास ही जरूर आऊँगा। ऐसा बोलकर जगत सेठ और उसका नौकर वहाँ से अपने पैसे लेकर चले जाते हैं। बात तेरे की, यह क्या हो गया? ये 50,000 तो चले गए और जो रूपेश के 5,800 हड़प लिए थे वह भी चले गए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सेठ जी। अगर आज आप ना होते तो मेरी सारी जमा पूंजी वह जमींदार हड़प लेता। रूपेश, कोई बात नहीं, जो व्यक्ति मेहनत और ईमानदारी से कमाता है ऊपर वाले उसका कभी भी बुरा नहीं होने देते, और जो हराम की कमाई का खाता है उसका कभी भी अच्छा नहीं होने देते हैं। तो फ्रेंड्स, इस कहानी से हमने क्या सीखा? अगर हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। बाय बाय दोस्तों।